गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए, ख़ास तौर से जो दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं उनके लिए सांख्य दर्शन पर हम बात कर रहे थे। और मैं याद दिलाना चाहूँगा कि पिछली 2 क्लासों से हम लगभग सांख्य द्वारा एक मूल तत्व के रूप में स्वीकृत प्रकृति के स्वरूप और उसके अस्तित्व के पक्ष में तर्कों पर चर्चा कर रहे थे। और हमने देखा कि सांख्य दर्शन में जो 2 मूल तत्व हैं उसमें से एक प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, जड़ है, अविवेकी है, सामान्य है, अहेतुक है, स्वतंत्र है, अलिंगिम है, प्रसवधर्मी है, आदि आदि उसके बारे में हमने बातें की थी। और लगभग 5 तर्कों के द्वारा प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया था। फिलॉसफी में किसी भी बात को समझने के लिए बहुत अधिक ध्यान की एकाग्रता की आवश्यकता है। और फिलॉसफी पढ़ते वक्त दिल और दिमाग से, मन और मस्तिष्क से एक ही जगह रहने की आवश्यकता होती है। यदि हम क्लासरूम में बैठे होते और बात कर रहे होते तब तो प्रत्येक विद्यार्थी की मन स्थिति का हमें भान होता कि कौन विद्यार्थी है जो ध्यान से पढ़ रहा है और कौन विद्यार्थी है जो ध्यान से नहीं पढ़ रहा। इस बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों और परिदृश्य में जो एक नया ढंग ये जो तैयार हुआ है एजुकेशन सिस्टम के लिए, हालांकि इसमें बहुत सारे सुधार की गुंजाइश है, परंतु फिलहाल जो सरलतम ढंग है कि जो भी टॉपिक क्लास में पढ़ाया जाना है उस टॉपिक का एक वीडियो बनाकर हम व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल पे लिंक कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी से एकाग्रता की और अधिक ज़्यादा अपेक्षा अनुभव होती है, क्योंकि वहाँ उस पर कोई प्रेशर नहीं, कोई निगाहें नहीं जो दृष्टि रख सके उस पर, उसके मन स्थिति को भांप सके। लेकिन यहाँ स्वतंत्रता है समय की कि यदि कॉलेज में हम आमने सामने रूबरू या क्लासरूम में बैठ के बात कर रहे होते तो उसके लिए फिक्स समय निर्धारित होता है और उसी समय आपका यहाँ आना अनिवार्य है। लेकिन इस माध्यम से जो हमने ये ऑनलाइन माध्यम स्टार्ट किया है, इस माध्यम से अपलोड वीडियो को आप अपनी मर्जी से जब चाहें जब देख सकते हैं और जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी सहूलियत है। लेकिन सहूलियतें हर क्षेत्र में हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध होती हैं, बशर्ते वो अपनी दृढ़ मन स्थिति, दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उपयोग करके उन चीज़ों को समझने और जानने का प्रयास करें। तो बदली हुई परिस्थितियों में विद्यार्थियों से आशा और अपेक्षा की जाती है कि वो इन वीडियो के माध्यम से अपने निर्धारित विषय को पूर्ण रूप से समझ सकें। चलिए, इन सब बातों के साथ हम पिछली बात को अपने आगे बढ़ाते हैं। हमने सांख्य दर्शन में जो एक मूल तत्व है प्रकृति, उसके स्वरूप पर बात की थी। फिलॉसफी के विद्यार्थियों के सामने कभी कभार ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा अनुभव हो कि हम जो दार्शनिक चर्चाएं करते हैं वे बेवजह हैं, वे निरर्थक हैं। वस्तुतः ऐसा नहीं है। अंतर इतना ही है कि आप और हम प्रतिदिन हमारे जो दैनिक जीवन में छोटे छोटे जो चीज़ें आती हैं, समस्याओं के रूप में आती हैं, उनका समाधान करने के लिए अपने मन मस्तिष्क के सारे घोड़े दौड़ाते हैं, सारी संभावनाओं को तलाशते हैं और अन्य लोगों की सलाह मशविरा लेते हैं, उनके चिंतन शक्ति का उपयोग करते हैं और उन समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। फिलॉसफी में हम छोटी छोटी समस्याओं की बात नहीं करते,
यहाँ ब्रह्मांड और विश्व और सृष्टि हमारे चिंतन का केंद्र बिंदु होता है। जो दर्शन का प्रारंभिक रूप था उसमें चाहे वो भारतीय दार्शनिक हो चाहे पाश्चात्य दार्शनिक हो, सबने ही मूल तत्व की चिंतन किया कि सृष्टि किस मूल तत्व से बनी है, और साथ ही यह भी देखा कि ये जो मूल तत्व है इसका हमें ज्ञान कैसे होता है। और ज्ञान में देखिए, जीवन में आने वाली तमाम समस्याएं, अज्ञान, अपूर्ण ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संदेह, अनिर्णय, शंका, इन चीज़ों के कारण उत्पन्न होता है। यदि ये चीज़ें नहीं हो, अज्ञान नहीं हो, मिथ्या ज्ञान नहीं हो, अपूर्ण ज्ञान नहीं हो, विवेक ज्ञान हो, सही ज्ञान हो, यथार्थ ज्ञान हो, प्रमा ज्ञान हो, तो मेरा मानना है कि इस भौतिक संसार में भी कोई समस्या नहीं आए और इस भौतिक संसार की समस्याओं को हम छलांग लगाते हुए जो आध्यात्मिक जीवन की समस्याएं हैं उनसे भी निजात पा सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मैं ये देखता हूं कि जीवन की जो यथार्थता है हम उससे दूर भागने का प्रयास करते हैं, उसको समझना नहीं चाहते। इसलिए जो भी हम फिलॉसफी को छोड़िए, मैं तो ये कहता हूं कि 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ते। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जियोग्राफी, फिलॉसफी, अन्य कोई भी विषय हो, उनको यूँ लगता है कि ये कोई पारलौकिक जगत की चीज़ें हैं। उनको ऐसा नहीं लगता कि ये हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण घटित होने वाली घटनाओं से ही संबंधित है। कहीं न कहीं हमारा दैनिक व्यवहार और जीवन इन्हीं से संचालित है। बस यही चीज़ें जो दैनिक जीवन में चल रही है उनको सैद्धांतिक रूप में, पुस्तकीय अध्ययन के रूप में हम यहाँ पढ़ते हैं। बस यही हमारे लिए बोरियत और निरस्ता का विषय बन जाता है। और जो विद्यार्थी ऐसे नहीं होते, आप उनको आगे बढ़ते देखते हैं, वो जीवन के हर क्षेत्र में, हर जगह अपना परचम लहराते हैं, जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, जीवन को बहुत ही मज़ेदार ढंग से जीने की स्थिति में आते हैं। और मैं सोचता हूँ यदि वो भौतिकता में उलझेंगे तो एक आर्थिक संपन्नता की अवस्था में भी होते हैं। बड़ा संतुलित जीवन उनका होता है। मैं तो ये कहूँगा संतुलित कह सकते हैं, एक ऐसे व्यक्ति की तुलना में जो अंधेरे में चल रहा है और कुछ जानना समझना नहीं चाहता, जानबूझकर अपनी बुद्धि के द्वार बंद किए हुए हैं, वो व्यक्ति ज़्यादा, जिन्होंने अपने विवेक का भरपूर प्रयोग किया, ज़्यादा सफल और सक्सेस होते हैं। तो ये आशा करता हूँ कि जो भी मेरे वीडियो को देख रहा हो वो प्लीज़, जो समय हम यहाँ पर अभी दे रहे हैं, शारीरिक रूप से हम यहाँ बैठे हुए हैं वीडियो को देखते हुए, तो इस वक्त हम कोई और काम नहीं कर पा रहे, तो क्यों नहीं ये 25 मिनट 20 मिनट का जो वीडियो है इसको बहुत अधिक ध्यान से देखा जाए, ताकि हम अपने जीवन का कम से कम एक छोटा सा कुछ तो अंश उपलब्धि में प्राप्त कर सकें। BA पार्ट 3rd ईयर की फिलॉसफी का एक कोर्स का एक छोटा सा हिस्सा हमारा यहाँ घर बैठे ही पूरा हो सके, तो मैं सोचता हूँ मेरी आशा पे मैं खरा उतरूँगा, क्योंकि आप ऐसा अवश्य करेंगे। चलिए मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो सांख्य दर्शन, क्योंकि दार्शनिक है, चिंताएं उसकी भी वही है जो अन्य दार्शनिकों की है कि सृष्टि किस मूल तत्व से बनी। तो सांख्य में हम पढ़ चुके हैं कि 2 मूल तत्व सांख्य ने माने, एक है प्रकृति और एक है पुरुष। तो क्या है प्रकृति का स्वरूप? तो हमने कहा कि प्रकृति को सांख्य में अव्यक्त, प्रधान आदि कई नामों से पुकारा गया। प्रकृति सूक्ष्म तत्वों को उत्पन्न करने में सक्षम है। यदि भी प्रकृति का स्वरूप देखते हैं सांख्य में तो उसको जड़ कहा गया, त्रिगुणात्मिका कहा गया, सतरज स्तंभ की साम्यावस्था है, 3 घटकभूत तत्व हैं ये। लेकिन फिर भी मन, बुद्धि, अहंकार जैसी सूक्ष्म वस्तुएं भी सांख्य में प्रकृति से उत्पन्न मानी गई है। और इस जगत में जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वे सभी चीजें, उन सब की यथार्थ व्याख्या, उनकी ठीक ठीक व्याख्या सांख्य ने प्रकृति और पुरुष के माध्यम से की है। तो जो मूल तत्व है प्रकृति, क्योंकि सांख्य ईश्वर को नहीं मानता,
ये स्मरण रखना चाहिए कि सांख्य ने जो है ईश्वर को मूल तत्व नहीं माना, प्रकृति मूल तत्व है। और जिन्होंने ईश्वर को माना है वहां ईश्वर की बात करते हैं, वहां हम ईश्वर के स्वरूप की बात करते हैं, ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों की बात करते हैं। क्योंकि यहाँ ईश्वर नहीं माना गया, सांख्य अनिश्वरवादी है, इसलिए हम यहाँ पर प्रकृति के स्वरूप की बात करते हैं, प्रकृति के अस्तित्व के पक्ष में दिए गए तर्कों की बात करते हैं। तो भेदानाम परिमाणात समन्वयात शक्तित्व प्रवृत्तेश कारण कार्य विभागात और अविभागात वे स्वरूपस्य, इस एक कारिका के माध्यम से 5 तर्क हमने प्रकृति के अस्तित्व के पक्ष में कल पढ़ लिए। अब इस प्रकृति के स्वरूप और अस्तित्व वाली चर्चा को हम अंतिम चरण की ओर ले जा रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम यूं कह सकते हैं कि सांख्य के अनुसार कारण से ही प्रत्येक कार्य का विभाग होता है, विभाग का मतलब उत्पत्ति, और अंत में जब कार्य पुनः नष्ट होता है या कार्य नष्ट होता है तो उसका पुनः अपने कारण में अविभाग होता है। अविभाग मानी मिलन, मिल जाती है, कार्य कारण में वापस मिल जाता है। क्षमा चाहता। तो भारतीय दर्शन में सांख्य के अतिरिक्त भी हम अन्य दार्शनिक चर्चाओं में या सिद्धांतों में देखते हैं कि इन्होंने सृष्टि और प्रलय इन दोनों अवधारणाओं को दिया, और ऐसी कोई अवधारणा हमें पाश्चात्य दर्शन की किसी शाखा में दिखाई नहीं देती। लेकिन सांख्य में और अन्य दार्शनिकों में, भारतीय दार्शनिकों में है, सांख्य में सृष्टि और प्रलय दोनों ही प्रकृति के कारण संभव होते हैं। प्रकृति से ही सृष्टि होती है, अंत में प्रकृति में ही विलय हो जाता है। अब प्रश्न यहाँ है, या यूं कहिए कि सांख्य में प्रकृति के बारे में और चर्चा करते, प्रकृति की प्रवृत्ति, बड़ी मजेदार बात यहाँ पर सांख्य बताने वाले हैं। सांख्य कहते हैं कि प्रकृति की 2 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, और इनको अव्यक्त प्रकृति की प्रवृत्तियां हैं, यही ध्यान रखिएगा। अभी सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई, जब हम मूल प्रकृति के स्वरूप की बात कर रहे हैं तो उसकी प्रवृत्तियों की बात होगी। तो प्रकृति की जो प्रवृत्तियां हैं वो 2 प्रकार की हैं, सजातीय प्रवृत्ति और विजातीय प्रवृत्ति। सजातीय प्रवृत्ति और विजातीय प्रवृत्ति थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो समझ में आएगा। सजातीय रूप में प्रवृत्ति के लिए सांख्य में समुदयात शब्द का प्रयोग किया गया। इसका अर्थ है कि मिलकर होना, मतलब यह कि प्रकृति के जो 3 घटक हैं, सत्व, रजस्व, तमस, ये प्रलय की अवस्था, मतलब अव्यक्त अवस्था को प्रलय की अवस्था भी कहते हैं। उस प्रलय की अवस्था में अपने आप में परिवर्तित होते रहते हैं, ये प्रवृत्ति है। अपने आप में परिवर्तित होने का मतलब है कि मैं तो इस तरह से बोलता हूं कि ये ठाले नहीं रहते। ये 3 घटकभूत तत्व जिनकी सांख्य में शब्दावली के रूप में गुण कहा गया है, 3 गुण त्रिगुणात्मक, सत्व, रजस और तमस, ये तीनों ठाले नहीं रहते, ठाले निठल्ले नहीं रहते। अर्थात जब प्रकृति सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर रही होती है, सृष्टि की विकास प्रक्रिया नहीं चल रही होती है, तब भी ये तीनों जो है गुण और घटकभूत तत्व ये अपने आप में परिवर्तित होते रहते हैं। इनसे कोई अन्य तत्व उत्पन्न नहीं होता। ये स्वीकार किया गया सांख्य में कि तीनों गुण कभी भी बिना परिणाम के, बिना परिवर्तन के नहीं रहते। प्रत्येक क्षण इनमें परिवर्तन होता रहता है। आप ये पूछ सकते हैं कि परिवर्तन होता है तो क्या बदलता है इनमें, लेकिन चूंकि सांख्य में यहाँ प्रवृत्ति 2 प्रकार की मानी गई, जब हम सजातीय प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं तब कुछ नहीं बदलता, तब सत सत में, रज रज में, तम तम में ही रहते हैं। और इसलिए क्योंकि इनमें कुछ अन्य प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, कोई अन्य प्रकार की वस्तु उत्पन्न नहीं होती, अपने आप में ही परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए इनको सजातीय प्रवृत्ति कहा जाता है। इस प्रवृत्ति में या इस प्रकृति की इस अवस्था में जब उसके तीनों गुण अपने आप में ही परिवर्तित होते हैं तो किसी भी नवीन तत्व की उत्पत्ति नहीं होती, परंतु गुणों में, इन तत्वों में परिणमन होता रहता है। ये उनका स्वभाव है, निरंतर क्रियाशील रहना, ये उनका स्वभाव। मैंने कहा निठल्ले नहीं रहते।
निरंतर क्रियाशील रहते हैं, सत सत में, रज रज में, तम तम में परिवर्तित होते रहते हैं। ये है प्रकृति की सजातीय प्रवृत्ति। दूसरी है विजातीय रूप में प्रवृत्ति। प्रकृति की इस प्रवृत्ति में त्रिगुण अपने आप में नहीं परंतु कोई नए विकल्पों के रूप में परिवर्तित होते ही रहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब सांख्य में ये माना जाता है कि प्रकृति की विजातीय प्रवृत्ति में नए रूप में परिवर्तन होता है, तो यह प्रवृत्ति सृष्टि काल के प्रारंभ से लेकर प्रलय काल के प्रथम क्षण तक चलती रहती है। क्योंकि प्रलय काल का मतलब है प्रकृति का अपने आप में विलीन हो जाना, वापस सारी सृष्टि प्रकृति में विलीन हो जाएगी। तो वहां विकार और परिवर्तन उस रूप में दिखाई नहीं देगा जो हमें इस विजातीय रूप में होता है। तो यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि प्रकृति से जो त्रिगुणात्मक है उससे विविधतापूर्ण जगत, कि जगत में तो प्रकृति में तो गुण तीन ही है, सत्व रजत और तम, लेकिन जगत की वस्तुओं पर यदि नजर डालें तो इनकी प्रवृत्ति, तो इनका स्वरूप तो अनेक प्रकार का है। तो प्रश्न ये है कि अनेक प्रकार की विविधतापूर्ण संसार और सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति से कैसे संभव है? वास्तव में एक ही कारण से उत्पन्न कार्यों में विविधता क्यों होती है? कारण तो प्रकृति ही है, लेकिन ये जो कार्य रूपी जगत है इसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं, इन सभी वस्तुओं में अनेक विविधता दिखाई देती है। तो ये विविधता क्यों है? तो इस प्रश्न का एक जवाब तो यह है कि सांख्य में प्रकृति से उत्पन्न तत्वों में भी मूल रूप से एक रूपता होती है। तो इसका जवाब सांख्य ने दिया कि जो संसार में विविध रूप दिखाई देते हैं तत्वों के या वस्तुओं के, उनमें मूल रूप में तो एक ही चीज है, सुख दुख और मोह, यही चीज दिखाई देगी। तो एक रूपता बोला इसको। प्रकृति त्रिगुणात्मक है तो इन सारे वस्तुओं में भी त्रिगुणात्मक तत्व पाया जाता है, त्रिगुणात्मकता पाई जाती है। दूसरा, गुणों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य भिन्नता नजर आती है तो यह उसी प्रकार संभव है जिस प्रकार से हम देख सकते हैं हमारे लौकिक अनुभव और व्यवहार में कि कोई एक जल बिंदु, यद्यपि वो एक ही प्रकार का है, रसगत एकता भी होती है, परंतु वो जल बिंदु विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूपों में प्रकट होता है, अलग अलग रूप में दिखाई देता है। जैसे यदि वो नारियल के मूल में जाएगा तो मीठा होगा, नींबू के मूल में जाएगा तो उसमें खट्टापन होगा, और अंगूर और अनार आदि फलों में जाएगा तो उसकी प्रवृत्ति वैसी ही हो जाएगी। तो ये विविधता इस प्रकार की है, परिणित अलग अलग प्रकार की चीजों में परिणित हो जाता है। लेकिन इस परिणमित होने से, परिवर्तन से हमें ये सिद्ध नहीं होता कि इनके एक ही प्रकार के कारण से अनेक प्रकार की वस्तुएं कैसे उत्पन्न होती है। जब भिन्न प्रकार का मिश्रण होता है, जब उनकी मात्रात्मक अंतर आ जाता है तो उनकी अनेक प्रकारता में भी भिन्नता आ जाती है। अब अंत में सांख्य में जो प्रकृति के अस्तित्व के पक्ष में तर्क दिए, उन पर बड़ी रोचक चर्चा दार्शनिकों में उपलब्ध है। हम उसका एक छोटा सा परीक्षण यहाँ पर करेंगे कि सांख्य में प्रकृति को एक मूल तत्व माना गया और उसको त्रिगुणात्मक कहा गया। प्रकृति के अस्तित्व के पक्ष में जो तर्क दिए गए वे व्यक्त से अव्यक्त की ओर संकेत करते हुए दिए गए। जब हम हर जगह कहा गया संसार की सभी वस्तुएं परिमित है, इनका कोई अपरिमित कारण होना चाहिए आदि आदि, तो संसार जो है वो व्यक्त है और जो जिस ओर हम बढ़े वो अव्यक्त है। प्रकृति व्यक्त रूप में तभी आ सकती है जब पुरुष का सानिध्य मिले। अतः प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए पहले पुरुष की सत्ता मानना आवश्यक हो जाता है। एक कमी तो ये है क्योंकि हमने व्यक्त से अव्यक्त की ओर गए ना, और ये व्यक्त तो प्रकृति के पुरुष के सानिध्य के बिना नहीं हो सकता। पुरुष का सानिध्य जब तक प्रकृति को नहीं मिलेगा वो अव्यक्त ही रहेगी। व्यक्त होने के लिए पुरुष का सानिध्य चाहिए ताकि उसके तीन गुणों की साम्यावस्था में एक गुण क्षोभ उत्पन्न हो सके, आंदोलन स्पंदन उत्पन्न हो सके। तो यहां स्वतः ही पुरुष का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है, जबकि जो भी मूल तत्व माना जाता है प्रत्येक मूल तत्व के अस्तित्व को सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। प्रकृति को स्वतंत्र और निरपेक्ष कहकर सिद्ध किया जाता है, जबकि प्रकृति स्वतंत्र और निरपेक्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति से परे पुरुष निस्त्रैगुण्य, पुरुष में वो तीनों गुण नहीं है जो प्रकृति में है, वो रहता है। और प्रकृति पुरुष पर आधारित है, पुरुष के बिना प्रकृति जगत को उत्पन्न नहीं कर सकती। तो फिर प्रकृति स्वतंत्र और निरपेक्ष कहाँ से हुई? तो कुल मिला के कि सांख्य में प्रकृति सृष्टि का मूल है, तीन गुणों की साम्यावस्था है
और सृष्टि से पूर्व तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार रस्सी के तीन रेसे आपस में लिपटे हुए रहते हैं, प्रकृति भी इन्हीं तीन घटकभूत तत्वों का सम्मिश्रण है। गुण का तात्पर्य गुण नहीं वरन तत्व है। जब तीनों तत्वों की साम्यावस्था में भंग आता है तब सृष्टि के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस प्रक्रिया में महत से लेकर पंच महाभूतों की उत्पत्ति एक के बाद एक होती है। ये सब पदार्थ प्रकृति में ही अव्यक्त रूप से विद्यमान रहते हैं। इन अव्यक्त पदार्थों से अव्यक्त प्रकृति का अस्तित्व सिद्ध किया जाता है। तो ये सांख्य के द्वारा स्वीकार किया गया एक मूल तत्व है प्रकृति। मैं आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। आज फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर इसी समय। जय हिंद, जय भारत।